हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, हमने कल देखा था नसरुद्दीन मोहम्मद जो होता है उसके टाइम पीरियड में तैमूर आक्रमण करता है, दिल्ली सल्तनत पे तैमूर आक्रमण करता है और नसरुद्दीन मोहम्मद को हरा के बहुत बड़ा पार्ट छीन लेता है नसरुद्दीन मोहम्मद से पूरा। तो तैमूर और उसका बेटा जो होता है शाहरुख खान, वो वापस चले जाते हैं और जो भी उन्होंने जो भी पार्ट लिया था, जो भी जीता था, वो खिज़र खान को दे देते हैं, क्योंकि खिज़र खान ने हेल्प किया था तैमूर को। तो खिज़र खान को दे देते हैं और खिज़र खान उनको हर साल टैक्स देता है और ख़ुद का एक डायनेस्टी स्टार्ट कर देता है दिल्ली सल्तनत में। और वही डायनेस्टी क्या सैयद डायनेस्टी से जाने जाती है। और खिज़र खान एक शिया होता है। तो ये फर्स्ट शिया डायनेस्टी हुई इंडिया की। अब तक जो भी थी डायनेस्टी अब तक, मतलब तुम्हारी सबसे पहली जो थी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टी सुन्नी थी। लेकिन सैयद डायनेस्टी ये फर्स्ट शिया डायनेस्टी होती है। तो ऑफकोर्स इसका फाउंडर कौन है, अभी बताया, खिज़र खान। और खिज़र खान का टाइम पीरियड है 1414 से लेके 1421 तक। तो यही खिज़र खान होता है जो सुल्तान का टाइटल नहीं लेता है। हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश से लेके लास्ट सुल्तान जो रहेगा दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी तक, हर कोई सुल्तान का टाइटल लेगा। लेकिन सिर्फ बीच में खिज़र खान सुल्तान का टाइटल नहीं लेता है। और ये हर कोई सुल्तान का टाइटल लेता है ना, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यानी सुल्तानों का डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, सुल्तानों का डायनेस्टी, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो खिज़र खान ने तो टाइटल नहीं लिया सुल्तान का। अब खिज़र खान के बाद मुबारक शाह, मतलब उसका बेटा मुबारक शाह आता है, जिसका टाइम पीरियड है 1421 से लेके 1434। तो मुबारक शाह खिज़र खान का बेटा है ना, वो अभी रूल करेगा सैयद डायनेस्टी के ऊपर। सैयद डायनेस्टी तो देखो जैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बार पढ़ लेंगे और बहुत छोटी भी है,
टेंशन की कोई बात नहीं। तो मुबारक शाह अभी रूल करेगा 1421 से लेके 1434 तक। और मुबारक शाह ने एक वज़ीर रखा था जिसका नाम होता है बहलोल। बहलोल नाम होता है मुबारक शाह के वज़ीर का, और ये एक अफ़गानी होता है। और बहलोल बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड होता है, और एक्चुअली बहलोल ही होता है जो पूरा का पूरा सैयद डायनेस्टी चलाता है मुबारक शाह के टाइम पीरियड पे। मुबारक शाह तो नाम का रूलर होता है, और इसी बहलोल को खाना नाम का टाइटल दिया जाता है। बहलोल को और क्या बोला जाता है, खाना, ये टाइटल होता है बहलोल का। तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह रूल करने लगता है, मतलब 1434 से लेके 1445 तक मोहम्मद शाह रूल करेगा अब सैयद डायनेस्टी में। और ये मोहम्मद शाह भी उसे भी बहुत पसंद आता है ये बहलोल का टैलेंट वगैरह, उसे मोहम्मद शाह का भी बहुत पसंद आता है, ये भी उसका फ़ैन होता है बहलोल का। तो मोहम्मद शाह क्या करता है, बहलोल को उसका मतलब ही डिक्लेयर बहलोल एज हिज सन्स, बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर देता है। मतलब इतना बड़ा उसका बहलोल का फ़ैन होता है मोहम्मद शाह कि उसको अपना पुत्र ही घोषित कर देता है। फिर मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पे आ जाता है, राज करने लगता है सैयद डायनेस्टी पे, जिसका टाइम पीरियड है 1445 से लेके 1451 तक। तो देखो अभी हम बोल सकते हैं कि बहलोल भी मोहम्मद शाह का बेटा है और अलाउद्दीन भी मोहम्मद शाह का बेटा है। तो बहलोल शाह बोलता है कि मैं अभी राज करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो मैं राज करूँगा। और अलाउद्दीन आलम शाह को बोलता है एक तो तुम गद्दी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अलाउद्दीन आलम शाह बहुत डरपोक होता है, वो एक अयोग्य रूलर होता है, तो वो अपनी जो भी पावर है सभी पावर किसको दे देता है, बहलोल को दे देता है। और यहीं पे तुम्हारी सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे, लोदी डायनेस्टी। तो देखो 1451 से लेके 1526 तक लोदी डायनेस्टी राज करेगी, 1451 से लेके 1526 तक। तो देखो अभी दिल्ली सल्तनत में हमने अब तक 4 डायनेस्टी पढ़ ली। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी। अभी लास्ट डायनेस्टी है जो कि लोदी डायनेस्टी, वो अभी हम पढ़ लेंगे। तो 1451 से लेके 1526 तक लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा। ये फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी है इंडिया की, फर्स्ट अफगानी, क्योंकि आपको पता है बहलोल कौन था, अफगानी था। तो ऑफ कोर्स अभी वो राज करेगा तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी बन जाएगी इंडिया की। तो ऑफ कोर्स फाउंडर कौन रहेगा लोदी डायनेस्टी का, यही बहलोल लोदी, जो राज करेगा 1451 से लेके 1489 तक। लोदी डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है बहलोल लोदी, जो राज करेगा 1451 से लेके 1489 तक। और यही बहलोल लोदी बहलोली कॉइन्स का निर्माण करता है। इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलाए, ये बहलोली सिक्के चलाता है खुद के नाम से। और यही बहलोल लोदी अटैक करता है जौनपुर पर, और फाइनली जौनपुर को अपने लोदी एम्पायर में ऐड कर लेता है। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे अंतिम रूप से लोदी साम्राज्य में मिलाया था बहलोल लोदी ने। और एक पॉइंट आता है कि फिर जौनपुर को यदि लोदी डायनेस्टी में यदि मिलाया गया तो हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर, तो वो कौन है, इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह फिर लास्ट रूलर होता है जौनपुर का। और ये वही जौनपुर है जिसे हम सिराज हिंद या सिराज ऑफ ईस्ट के नाम से जाने जाता था। यही जौनपुर, ये शहर, ये सिराज हिंद या सिराज ऑफ ईस्ट नाम से जाना जाता था उस वक्त। और ये हमें पता है, हमने कल ही इसे पढ़ा था। तो बहलोल लोदी के बाद राज करने लगेगा सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी राज करने लगेगा, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 तक, 1489 से लेके 1517 तक क्या करेगा, राज करेगा। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का ये सबसे एकदम पावरफुल यही था वो सुल्तान, मतलब बहलोल लोदी से भी ये ग्रेट था। कौन, सिकंदर लोदी। और अभी 1498 में वास्को द गामा जब आता है तो इसी के टाइम पीरियड में आता है इंडिया में। आपको पता ही होगा वास्को द गामा आया था इंडिया में 1498 में, समुंदर के रास्ते से आया था। तो इसी के टाइम पीरियड में आया था वो, सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में वास्को द गामा इंडिया आया था। तो 1504
में क्या होता है, सिकंदर लोदी एक सिटी का निर्माण करता है, आगरा नाम की सिटी का निर्माण करता है, जो कि यमुना के बैंक पे रहता है। यमुना की जो बैंक है ना, वहाँ पे वो आगरा सिटी का निर्माण करता है। वो आगरा सिटी उस टाइम पे सिकंदराबाद नाम से जानी जाती थी, क्योंकि खुद का नाम लगाता है वो सिटी को सिकंदराबाद। एक्चुअली राजस्थान में जो राजपूत राजा होते ना, वो बहुत सारा विद्रोह करने लगते हैं ना सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में। इसलिए ये क्या करता है, दिल्ली से फिर राजस्थान जाता है, फिर से वापस दिल्ली जाता है। इसलिए ये थक जाता है और बोलता है कि अभी हम आगरा का ही एक सिटी का निर्माण करेंगे और फिर वहीं से हम राजस्थान पे कंट्रोल रखेंगे। इसलिए वो 1504 में आगरा नाम की सिटी का निर्माण करता है। एक्चुअली आगरा का अभी तो आगरा नाम है, उस टाइम वो नाम सिकंदराबाद था, जो कि यमुना नदी के किनारे था। और वहीं पे वो बादलगढ़ नाम का जो किला है उसका पुनर्निर्माण करता है। बादलगढ़ नाम के किले का पुनर्निर्माण करता है, और यही बादलगढ़ का किला जो है ना, वो आज आगरा का किला नाम से प्रसिद्ध है। और फिर वो आगे 2 साल के बाद मतलब 1506 में अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे अटैक यहाँ पे मतलब बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे ना राजस्थान में, तो पूरा राजस्थान पे कंट्रोल करने के लिए वो फिर दिल्ली से आगरा अपना कैपिटल भी शिफ्ट करा लेता है। तो सिकंदर लोदी एक पोइट भी था, यानी एक कवि था, और उसका पेन नेम था गुलरुखी, और मतलब उसके कलम का नाम था गुलरुखी। मतलब वो जो भी कविता लिखता था उसके नीचे वो गुलरुखी नाम लिखता था, ना ही सिकंदर लोदी। क्योंकि बहुत ऐसे कवि होते हैं ना, वो उनके कविता के नीचे कुछ और जो उनको नाम पसंद है वो लिखते, खुद का नाम नहीं लिखते। वैसे ही सिकंदर लोदी जो था उसका पेन नेम था या उसके कलम का नाम था गुलरुखी। यही सिकंदर लोदी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फरंग ए सिकंदरी। ये बुक आयुर्वेद पे बुक ये लिखी गई थी, कौन सी, फरंग ए सिकंदरी। और इसी सिकंदर लोदी ने एक नया मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट कर दिया था, एक नई इकाई स्टार्ट कर दी थी, और उस नए यूनिट का या नए इकाई का नाम था गज ए सिकंदरी। तो इसने गज ए सिकंदरी नाम की एक नई मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट कर दी थी। किसने, सिकंदर लोदी ने। और एक सिकंदरी गज इज इक्वल टू कितना था, 30 इंचेस, यानी 30 इंचेस था एक सिकंदरी गज। और उसने कुतुब मीनार का भी जीर्णोद्धार किया था। ही ऑल्सो रिनोवेटेड कुतुब मीनार। हमने पढ़ा था कि कुतुब मीनार से रिलेटेड 4 रूलर रहेंगे। सबसे पहले रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्टार्ट करेगा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। सेकेंड होगा तुम्हारा इल्तुतमिश, जो कंप्लीट करेगा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। थर्ड रहेगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि उसकी सबसे ऊपर जो माला था या सबसे ऊपर जो उसका था, उसको उस कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपर माला था ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक। और अभी लास्ट में सिकंदर लोदी क्या करता है, उसको कुतुब मीनार को रिनोवेट करता है, उसका जीर्णोद्धार करता है। तो यहीं पे सिकंदर लोदी भी अभी ख़त्म। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इब्राहिम लोदी, और ये अभी लास्ट सुल्तान रहेगा दिल्ली सल्तनत का। तो इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड है वो है 1517 से लेके 1526 तक, 1517 से लेके 1526 तक। और ये एक अयोग्य शासक था, मतलब जिस साल ही उसने कोरोनेशन किया, राज्याभिषेक किया, उसी साल वो एक बैटल ऑफ घटोली लड़ता है। तो ऑफकोर्स इब्राहिम लोदी पढ़ रहे हैं, तो ये बैटल ऑफ घटोली जो है वो इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच होता है, जो कि मेवाड़ का होता है राणा संगा। और राणा संगा का एक्चुअल नाम क्या होता है, संग्राम सिंह। तो राणा संगा जो होता है मेवाड़ का, उसका एक्चुअल नाम होता है संग्राम सिंह। तो इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच बैटल होता है, बैटल ऑफ घटोली का युद्ध। और ऑफकोर्स जीतेगा कौन, राणा संगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक होता है ना, तो राणा संगा जीत लेता है। और फिर 1519 में क्या होता है, बाबर का अटैक होता है। लेकिन राणा संगा ने जीत लिया, तो ऐसा नहीं कि वो इब्राहिम लोदी से पूरा का पूरा जीत लेगा, मतलब इब्राहिम लोदी से वो मतलब सल्तनत उसका ख़त्म नहीं करता है, ये जो भी लोदी डायनेस्टी वो ख़त्म नहीं होती, सिर्फ वो युद्ध में जीत जाता है राणा संगा। फिर 2 साल के बाद 1519 में 1519 में बाबर का फर्स्ट अटैक होता है इंडिया में। बाबर तो आपको पता ही है ना,
तैमूर्स और चंगेज़ खान का खून दौड़ता था बाबर में, और यही बाबर मुग़ल वंश का स्टार्ट करेगा आगे। तो फिर वही बाबर फर्स्ट अटैक कर देता है इंडिया में 1519 में। कहाँ पे करता है वो? बाजोर नाम की एक जगह है, वहाँ पे बाजोर नाम की जगह पे भेरागढ़ का एक किला है, वहाँ पे वो फर्स्ट अटैक कर देता है। बाजोर नाम की एक जगह है, वहाँ पे भेरागढ़ का किला है, वहाँ पे वो अटैक कर देता है, और वो कैनन्स एंड एक्सप्लोजन का वहाँ पे यूज़ करता है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में कैनन्स एंड एक्सप्लोजन का यूज़ हुआ था, मतलब तोपे और गोला बारूद का फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ हुआ था, और किसने किया था? बाबर ने किया था। आगे 1520 से लेके 1521 तक बाबर 3 अटैक करता है सिंध और कश्मीर में। वो 3 अटैक्स करता है सिंध और कश्मीर में। कितना? 1520 से लेके 1521, ये 1 साल के पीरियड में। मतलब पहला तो अटैक हो गया था उसको बाजोर में, फिर वो सिंध और कश्मीर पे 3 अटैक करता है, मतलब अब तक उसने 4 अटैक कर दिए इंडिया पे। तभी उसी टाइम पे क्या होता है, पंजाब में दौलत खान लोधी और दिल्ली में आलम खान लोधी, ये 2 सूबेदार होते हैं। इब्राहिम लोधी का जो भी क्षेत्र होता है उसमें पंजाब और दिल्ली भी होता है ना, तो पंजाब का सूबेदार होता है दौलत खान लोधी और दिल्ली का सूबेदार होता है आलम खान लोधी, और आलम खान लोधी तो इब्राहिम लोधी का चाचा होता है। लेकिन ये दोनों असंतुष्ट होते हैं इब्राहिम लोधी से, ये दोनों भी इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते। तो दौलत खान लोधी क्या करता है, जो पंजाब का सूबेदार है ना, वो बाबर को इन्वाइट करता है और बोलता है कि तुम आओ यहाँ पे और इब्राहिम लोधी को हरा दो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ताकत है और यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। तो वो इनवाइट करता है, दौलत खान लोधी इनवाइट करता है बाबर को। यदि उस वक्त दौलत खान लोधी ने इनवाइट नहीं किया होता बाबर को तो शायद मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट ही नहीं होती, लेकिन दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था बाबर को। तो फिर बाबर इस इनविटेशन को स्वीकारता है और 21 अप्रैल 1526 को, यानी 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं, क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी तो लड़ेगा, इब्राहिम लोधी और बाबर ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, इब्राहिम लोधी मर जाता है, और ये एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो कि मारा गया था बैटल फील्ड पे, युद्ध भूमि पे ये मर गया था इब्राहिम लोधी। ही वॉज द ओनली सुल्तान हु वॉज किल्ड इन ए बैटल फील्ड। बाबर उसे मार देता है इब्राहिम लोधी को, और ऑफकोर्स जीतता कौन है? बाबर। और फिर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। अब आगे मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि पूरा दिल्ली सल्तनत ही अब ख़त्म हो चुका है एक ये बैटल से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसलिए इसका डेट बिल्कुल याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, और जीता था बाबर। और पूरा दिल्ली सल्तनत ख़त्म होके अभी मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होने वाला है। तो अब तक हमने अभी दिल्ली सल्तनत आज ख़त्म कर दिया एकदम अच्छे से। दिल्ली सल्तनत का रिवीजन करो, ठीक है सभी, मतलब अब तक जितना भी पढ़ा है ना पूरा रिवीजन कर लो एकदम बढ़िया से, बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।